बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज आपसे बात करेंगे कि कुछ लोगों के ऊपर किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान होती है कि वो जहाँ जाएं, जिस तरफ जाएं, उनके ऊपर मेहरबानियां होती हैं। वो जिस शोबा में हाथ डालें, वो मट्टी में भी हाथ डालें तो वो भी उनके लिए सुना बन जाती है। जहाँ कदम रखें, कामयाबी उनके लिए कदम चूमती है। एक ऐसा शख्स जो नौवारिद हुआ, आज़ाद कश्मीर की सियासत में उन्होंने कदम रखा, और सियासत एक ऐसा मैदान है जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगियां गंवा देते हैं, लेकिन इसकी जो इंतहा है उसको नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा शख्स जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। सियासत के मैदान में उन्होंने कदम रखा, एक सियासी जमात के सदर बन गए और उसके साथ साथ रियासत के वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए। सियासतदान के लिए यही सबसे बड़ा ऑनर होता है कि एक जमात का सदर भी हो और एक हुक्मरान भी बन जाए। तो इससे बढ़ के सियासतदान के लिए और कुछ भी नहीं होता है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एंड होता है सियासतदान के लिए। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने सारे जो मामलात है वो हासिल कर ले। सरदार तनवीर इलियास ने बहुत कम अरसे में ये सारा कुछ हासिल किया। आज हम आपसे बात करेंगे सरदार तनवीर इलियास के काफिले में शामिल होने वाले एक ऐसे सियासी कारकुन की, एक ऐसे सियासी नौजवान की जिन्होंने अपनी बहुत सारी जिंदगी सियासत की नजर की, बहुत कुछ सियासत को दिया, लेकिन हासिल वसूल इनको कुछ भी नहीं हुआ सिवाय सियासत के। हम बात करेंगे राजा इम्तियाज ताहिर साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब ने जब आज़ाद कश्मीर की सियासत में कदम रखा और कदम रखते ही इनके काफिले में शामिल होने वाले ये पहले शख्स थे। एक बड़ी बरादरी से तल्लुक रखते हैं और जिस हल्का इंतखाब से सरदार तनवीर इलियास साहब ने इलेक्शन लड़ा, वहाँ सबसे ज्यादा वोट बैंक इस बरादरी का था। इन्होंने उनके काफिले में सबसे पहले शमूलियत इख्तियार की, काफी सारी तनकीद भी हुई, बहुत सारा कुछ कहा गया इनको भी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा इम्तियाज ताहिर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया है। आज हम आपसे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, कुछ दिल की बातें भी होंगी। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने अपने जिंदगी के 27-28 साल जो हैं सियासत को दिए, और बड़ा सा हुआ सियासत करते हुए आपने क्या सीखा इस सियासत में, अब तक की सियासत जो है, और अपने कुछ तजुर्बात जो है वो आप हमसे शेयर करें। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि सरदार तनवीर इलियास के काफिले में आप क्या सोच के शामिल हुए थे और आपके जहन में क्या आया था। अमूमन तो लोग यही सोचते हैं कि ये शख्स जो अभी नौवारिद है सियासत में, ये शख्स तो नाकाम हो जाएगा, लेकिन आपने क्या सोच के इनके साथ चलने का सोचा और इनके काफिले में आप शामिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आप और आपकी सारी टीम का कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। गुजारिश ये है जी कि सियासत में आपका जो पहला सवाल है कि सियासत में आपने क्या सीखा, तो सियासत में हमने सब्र सीखा, और सियासत में हमने जख्म खाए, और सियासत में हमने लोगों को पहचाना। और मैं अक्सर नौजवान सियासतकारों को ये कहता हूँ कि ये बहुत थैंकलेस जॉब है, और सियासी कारकुन एक मोमबत्ती की तरह होता है जो जलता रहता है और वो खुद पिघलता भी रहता है, और उसकी रोशनी से लोग कुछ न कुछ फैज़याब भी होते हैं। तनवीर इलियास साहब के साथ आने की बहुत सारी वजूहात में एक सबसे अहम बात जो थी मेरे नज़दीक वो ये थी कि हमने ये देखा कि ये कोई रवायती आदमी नहीं है, और इनका जो है वो जो चाल ढाल थी, जो इनका स्टाइल था, इनके वालिद मोहतरम का आज भी बहुत एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए, कि ये कोई रवायती लोग नहीं थे। और हमारा ये ख्याल था कि ये खाते पीते लोग हैं और ये हमारे लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी तजर्बात हमारे कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो उस एतबार से जब इनके साथ मुलाकात हुई तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मतलब हमने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो हमारे हल्के के लिए, हमारे हल्के की जो महरूमियाँ हैं उनको इससे बेहतर कोई आदमी दूर नहीं कर सकता। और उन्होंने मुतअद्दिद बार ये भी कहा कि मैं जो है वो अगर ज़ाती कैपेसिटी में भी मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं करूँगा, जिसके बहुत सारे इलेक्शन में उनके ऐलानात हैं, उनकी तकारीर हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं, और उनके कहने पे हमने भी और हमारे कुछ बहुत मोहतरम और मोतबर जो सियासतदान हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो है मुतअद्दिद बार इसका बात का इजहार किया कि ज़ाती कैपेसिटी में भी ये लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नहीं हो सका बदकिस्मती से। अब उस पर अफसोस ही किया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप इनके काफिले में शामिल हुए, और शामिल होने की जो चंद वजूहत थी वो आपने बता दी। आप ये बताएं कि आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सियासत को दिया है, तो इस सियासत के मैदान में
आपने क्या अपनी जिंदगी में क्या अपने ऊंचाई देखी, कुछ ऐसे ऐसे जो मामलात हैं वो हमारे सुनने वालों से आप शेयर करें कि जिंदगी के बाद ऐसे मामलात होते हैं जो बाज़ वक़्त इंसान शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जो दिल करता है कि बंदा शेयर करे देखने सुनने वालों के तजर्बात के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे, सियासत का एक जो कारजार है, ये कांटों की सेज भी है और ये जो है फूलों का गुलदस्ता भी है, और इसमें बहुत कुछ लोग गंवाते भी हैं पाते भी हैं। आपने क्या गंवाया और क्या पाया इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत में आने के लोगों के बहुत सारी एम्स होते हैं, और यकीनन सारी चीज़ों के बावजूद एक बात मेरे ख्याल में हर सियासी कारकुन ये समझता है कि सियासत बेसिकली इज़्ज़त के लिए की जाती है, और अपने 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 ख़ानदान की, अपनी फैमिली की, अपने बड़ों के जो है वो एहतराम के लिए की जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम हिस्सा रहे हैं। सरदार सिकंदर साहब के साथ बहुत वक्त गुजरा, और उनके 2001 से लेकर 2005 तक का जो इक़्तिदार था उसकी कई चीज़ों का मैं निशाहिद हूँ, और बरादरियों के भी हमने जकड़ देखे हैं, और कॉन्स्पिरेसीज़ भी देखी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो सियासत में जो है वो हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ भी हैं। और सरदार साहब के साथ जो आने की वजह थी वो मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि चूँकि इन्होंने एक हमसे कमिटमेंट की थी कि मैं बरादरीज़म से पाक, इलाकाईज़म से पाक, और जो बेरोज़गारी के लिए जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे हल्के में पूरी रियासत के अंदर ये मसला है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो हमें उन्होंने बताया था टारगेट कि मैं जो है वो गवर्नमेंट में भी और ज़ाती हैसियत में भी जो है वो मैं लोगों के लिए, फलाह के लिए और बेरोज़गारी के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है वो मैं कुछ करूँगा। और हमारे आबाई गांव में कफलगढ़ में उन्होंने एक बड़े जलसा आम में उनके वालिद मोहतरम ने और तनवीर इलियास साहब ने खुद ये कहा था कि मैं वस्ती बाग की जितनी भी जो गरीब लोग हैं, उन जो ख्वातीन हैं, उनके लिए उनका एक बड़ा मशहूर ऐलान है कि मैं इनके जो शादी के अखराजात हैं मैं खुद उठाऊंगा। तो ये बहुत अट्रैक्शन थी इस बात के अंदर। उन्होंने कहा था कि मैं बस्ती की तकदीर बदलूंगा, लेकिन अगर ये राजा इम्तियाज साहब ये कहा जाए कि अभी तो कुछ चंद माह हुए हैं उनको वजारत उज़्मा संभाले हुए, अभी बाज़ाब्ता तौर पे वो पाँव भी नहीं जमा सके अपनी वजारत उज़्मा में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो कुछ जो उन्होंने ऐलान किए थे वो उनके ऊपर अमल दरामद कर सकें, या अब तक के जो इकदाम हैं उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो जो वादे करके आए थे, जिस वादों के ऊपर लोगों से उन्होंने वोट लिया था, वो कहाँ तक पूरे होते हुए नजर आए हैं? हमने तो एक बात देखी है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो अपने हल्का इंतखाब जो हल्का बस्ती LA-15 है वहां का दौरा भी नहीं कर सके। तो क्या वजूहत हैं कि वो अपने हल्के में अभी तक दौरा नहीं कर सके, उन लोगों के दुख सुख में जाके अभी तक शरीक नहीं हो सके हैं, उन लोगों ने इनको वोट दिया है, और क्या क्या वजूहत हैं आप बताइए। देखिए, ये वजूहत तो वही बता सकते हैं। मैं जब वो वज़ीर आज़म बने तो उससे बहुत पहले उनसे मेरी जो है वो डिस्कनेक्शन हो गया था, मुझे डिस्फंक्शनल कर दिया गया था। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कल परसों भी किसी जगह गुफ्तगू में ये बात कही है कि तनवीर इलियास साहब का नाकाम होना हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि वो ज़ाती कैपेसिटी में इस पोजीशन पे थे और हैं कि हमारे हल्के के कितने एक लोगों की जो है वो हुकूमतें जाप देती हैं। और मेरे साथ पर्सनली उन्होंने कई बार ये बात कही, उनके पास आपको पता है कि ओवरसीज़ में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो बड़ा एक कारोबार करते हैं, बहुत सारे लोगों को लेके भी गए। तो इस वक्त तक जो उस ज़माने में जिन लोगों को कहा गया था कि आप जो है वो एक फरिश्त बनाए, और कुछ लोगों ने बनाई भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक एक आदमी भी वो बैरून मुल्क ले जा सके हों या कहीं को किसी जगह पे कोई काम हो रहा हो। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो एक बिजनेस का जो मौके फराम करूंगा, और नाला माल के इर्द गिर्द उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो फिशिंग फार्म बनाऊंगा, और टूरिज्म के लिए उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम करेंगे और हमारा बहुत बड़ा ताल्लुक है, और यकीनन है उनका ताल्लुक, आपको भी पता है, हमें पता है, ज़माना ने देखा है। और चेयर लिफ्ट की बात हुई थी हमारे गंगा के ऊपर, तोली पेर के ऊपर, और 20 बगला से ऊपर जो हमारा नागा पीर का इलाका है, इसके लिए। तो मेरा ख्याल है कि उन किसी एक चीज़ पे भी इस वक्त तक जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका, और ना उसके ऊपर कोई ज़मीन के ऊपर इस वक्त तक वो काम हो सका। मैं ऐसे कहूँगा बदकिस्मती है, और क्या कह सकते हैं।
मतलब 1 साल हुआ है, 1 साल में कोई ऐसे इकदाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। अभी तो 4 साल पड़े हुए हैं, 5 साल का अरसा होता है। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में कुछ अपने जो ऐलानात उन्होंने किए हों, शायद उनमें से किसी के ऊपर अमल दरामद कर लें। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस 1 साल के दौरान वो अपने हल्का इंतखाब में नहीं जा सके। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है इम्तियाज साहब कि शायद वो आने वाले दिनों में, मतलब आज जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो वो हल्का बस्ती से यानी अगले 15 से उनका वो इंतखाब लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वो उसको इतना ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं वहां के लोगों को और वहां के वोटर्स को। शायद वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक एम था कि सियासत का एक गेट वे उन्होंने दाखिल होना था, वो उनको मिल गया, वो उसमें शामिल हो गए। और अब वो जब जिस हल्के से चाहें, अब उनकी मर्जी, रियासत के वज़ीर आज़म है, जहाँ से चाहें वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और हल्का बस्ती वालों को बाय बाय। ये भी क्या सूरत हाल है? इस तरह मुमकिन हो सकता है आपकी नजर में? आप क्या कहते हैं? देखिए, बाग में जाने पे ना तो कोई उनके लिए रुकावट है, वो रियासत के वज़ीर आज़म है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और कतन कोई इस तरह का इशू नहीं है, और लोगों की ख्वाहिश भी है। अभी मैंने सुना है कि अगले दिनों में शायद उन्होंने बाग का कोई प्लान है उनका जाने का। रही बात आइंदा उनका इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है या नहीं है, ये तो ज़ाहिर है उन्हीं को पता होगा। वस्ती बाग की इलेक्शन पॉलिटिक्स को इतनी आसान भी नहीं है, और यहाँ जिसने भी पहले इलेक्शन लड़ा है, दूसरी मरतबा जो है उसको काफ़ी मसाइल का सामना हुआ है। और ये अक़वाम मुत्तहिदा इस हल्के को हम कहते हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ ट्राइब होते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी ट्राइब बसते हैं। और यहाँ खालिस्तान 2 बड़े कबीले आबाद हैं, मलदयाल बरादरी और फिर नारमा बरादरी। उसके बाद सुदन भी हैं, थका बरादरी भी है, थक्याल भी हैं, जंजुए भी हैं, और सादात भी हैं। और सादात ने भी इनको इस वक्त जो है ना बड़ी तादाद में वोट दिया, सारे कबीलों ने इनको वोट दिया। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल ये है सर कि ये उनका अपना फैसला होगा, वो दिल में क्या सोचते हैं मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे जहन में तो यही था कि वो इसको कंटिन्यू करें। और बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से उनको हमने लाया था कि वो जो है वो चूंकि एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पे सामने आएंगे और बरादरियों से बाला होंगे और फिर ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो रियासत की और फिर हमारे हल्के और हमारे डिस्ट्रिक्ट की तकदीर बदलेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उनका प्लान है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त उनके पास मैंडेट है, जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ये उनका फर्ज बनता है कि वो उन लोगों के काम करें। और उनके काम अगर अब नहीं करेंगे तो फिर वो कब करेंगे, जब वो वज़ीर आज़म भी हैं, जो पार्टी के सदर भी हैं, और इस वक्त उनके पास बहुत अच्छा मौका है और ये जाया नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी बातों पे राय साहब कई मौकों पे सुनने में आया है, हमने तो खैर हमारे उनके मुंह से हमने तो नहीं सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपका हल्का इंतखाब है जहां से आप जीत के आए हैं, तो क्या आप मतलब वहां आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कौन सा हल्का, कौन सा, मैंने तो वोट खरीद के लिए, मैंने तो पैसे खर्च किए वहां पे और लोगों ने तो पैसों के मुझे वोट दिया है। तो ये वहां के वोटर्स के लिए क्या ये मायूस कुन बात है या नहीं है? अगर इस तरह की बात, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर ये बात जनाब वज़ीर आज़म ने कही है तो इस पे मातम किया जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे सामने या मेरे जानने वाले लोगों ने कभी पैसा लेके इनके साथ जो है ना वो पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले किया हो। मेरा नहीं ख्याल कि ये हर दौर में रहता है, एक तासुर होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं और हमारे साथ चलने वाले जो 5, 10, 8 जो मोतबर किरदार थे, वो सब बाहयात हैं और उनसे आप बराह रास्त पूछ सकते हैं। और उनमें अक्सरियत जो है वो सफ़ेद पोश लोगों की भी है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैसे जो है वो पैसे उन्होंने ज़ाती कैपेसिटी में कहीं दिए हो, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये बात उन्होंने कही है तो इस पे मैं कहता हूँ कि ये मैं ज़ाती तौर पे बहुत एहतजाज करता हूँ। हल्का बस्ती वालों के लिए बड़ी ये खुशबख्ती की अलामत थी कि पहली दफा हल्का बस्ती से कोई ऐसा शख्स इंतखाब लड़ा, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचा। और लोग ये सोच रहे थे कि हमारे हल्के से हमारा जो मुंतखब करदा नुमाइंदा है वो वज़ारत उज़्मा के आला मनसब तक पहुंच गया, तो हमारे मसाइल जो है वो तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। लेकिन 1 साल के दौरान ऐसी सूरत हाल देखने में नजर नहीं आ रही है। ऐसा आप बात करेंगे आप के हवाले से, हमारे बहुत सारे सुनने वाले, जानने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि आप उनके फ्रंट लाइन जो है वो साथी थे, और आप हर जो उनका काम होता था उसमें आपकी मुशावरत जो है वो शामिल हाल होती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप उनके काफिले से अलग हो गए, आपको डिस्कनेक्ट कर दिया गया? और इसकी क्या वजूहत हैं कि आप अचानक ही पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए
और आप उनको जिस तरह आपने उनको कामयाबी दिलवाई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलवाई है, और जिस तरह आपने हमने हमने खुद देखा है कि आपने इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह हिस्सा लिया और जिस तरह दूर दूर तक आप गए लोगों को से वोट मांगने के लिए, उनके लिए, और फिर उसके बाद जब आपको उन्होंने अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया और सारी मुशावरत आपके साथ की जाती थी और बड़े अच्छे तरीके से की जाती थी, लेकिन अचानक ये डिस्कनेक्शन हो गया आपका उनका, और फिर आप उनसे मतलब पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। इस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है, ऐसे पता भी नहीं चला। और इसकी इसकी कुछ वजूहत हैं जो आपका भी अपना एक बहुत बड़ा हल्का है और बहुत बड़े वोटर्स हैं जिनसे आपने वादे वईद किए, इनके भी आप पे, तो वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, कि मुलाकात होती है कि राजा इम्तियाज साहब कहाँ हैं, क्या वजूहत हैं, तंवीर इलियास साहब के काफिले में वो अब शामिल नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर इबहम आप दूर कर दें कि इसकी क्या वजूहत हुई, आप में कोई गलतफहमियां पैदा हुई, किस बुनियाद के ऊपर गलतफहमियां पैदा हुई, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, मुझसे अक्सर ये बात पूछी जाती है और मैं इस पे एक ही जवाब देता आया हूँ और देना भी यही चाहता हूँ कि मेरे एंड के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका मेरे पास कोई जवाब ना हो। और मुख्तलिफ बातें मुझसे की गई, लेकिन बज़ाहिर यही है कि मेरी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ जो है वो किसी ने मुलाकात करवाई जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उसके बाद, और मेरी उनके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई और वो मुझे उस वक्त गवर्नमेंट में लाना चाहते थे। तो मैं मुतअद्दिद बारी कह चुका हूँ कि क़य्यूम नियाज़ी साहब से पूछा जा सकता है, आपका बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है उनके साथ बतौर साफ़ी, और ना उनके साथ मेरी कोई मुलाकात हुई है और ना मुलाकात हो सकती थी, इसलिए कि मैंने जो बात की थी वो मैं ज़ाती हैसियत में नहीं की थी। और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब एक तजर्बाकार और एक बहुत सीजनल और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और वो उस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म थे, और उनके खिलाफ ज़ाती कैपेसिटी में बात करने की मैं सोच भी नहीं सकता। और मुझसे इतना बड़ा काम करवाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमने की और यकीनन हमें करनी चाहिए थी, चूँकि तनवीर साहब हमारे बास थे और जो उनका हुक्म होता था हम वो करते थे। तो मक्खन से बाल की तरह ही निकाला गया हमें, शायद मक्खन से बाल भी बहुत बावकार तरीके से निकाला जाता है, हमें तो बहुत बेतौकीर करके वहाँ से जो है वो आइसोलेट किया गया। और अभी मैं खातिर जमा रखता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जाए, मेरा ख्याल है उसका वक्त नहीं है। लेकिन हम किसी भी एतबार से सरदार साहब के साथ जब आए थे तो उनको छोड़ने के लिए नहीं आए थे, और कोई भी सियासी कारकुन जो होता है वो जिसके साथ चलता है और उसके बड़े ख्वाब होते हैं, उसके, मैं नहीं कहता कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं और हमारी वजह से सरदार साहब जीते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत बड़े बड़े किरदार हैं जिनका हमसे ज्यादा किरदार है वहां पे लोगों को मोटिवेट करने में और मुश्किल हालात में। आज वो सारे किरदार बहुत खामोश ही नहीं बल्कि बहुत सवालिया निशान है वो अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोग हैं। और मैं गुजारिश आपको करूं कि वक्त का जो पहिया है वो घूम के वापस आता है, और रहता नाम सिर्फ अल्लाह का है, और तख्त ताज अल्लाह की देन है, और फिर वो लेता भी है, वो देता भी है। और मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों के साथ अगर इस तरह का बर्ताव जारी रहा, और खुदा न खास्ता जो आप कह रहे हैं कि अगर ये बात जनाब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने पैसे लेके वोट दिए हैं, तो ये तो हमारे मुंह पे, हमारे इलाके पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मुंह पे तमाचा है। और अगर ये बात दुरुस्त है तो मैं बहुत इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ, और ये बहुत ज्यादती की बात है। तो हमें अगर वो नहीं साथ रखना चाहते या नहीं रखा उन्होंने साथ, तो ये उनका प्रोगेटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट होता है वो किसको रखे किसको ना रखे। लेकिन सियासी कारकुन को आप इस्तेमाल करके उसे अगर थ्रो कर दें तो फिर वो अपना हक महफूज रखता है कि वो इसके ऊपर अपना जो लायामल इख्तियार करे, और वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो हम करेंगे और बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप उनके फ्रंट लाइन साथी थे, तो फ्रंट लाइन साथी को जो जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया हो जीत में, और फिर उसको इस तरह साइड लाइन कर देना, ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ हमारे दोस्तों ने और कुछ जराये से हमें ये पता चला था कि आपका जब डिस्कनेक्शन हुआ तो आपने रिजाइन उनको भेज दिया था वज़ीर आज़म साहब को। उस वक्त तो खैर वो वज़ीर आज़म नहीं थे अभी, लेकिन आपने उनको रिजाइन भेजा, और कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको रोका कि आप ये इक़दाम अभी तक ना करें, और मेरे ख्याल से वो रिजाइन आपका अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है।
तो आप क्या समझते हैं कि ये कौन शख्सियात थी जिन्होंने आपको रोका रिजाइन देने से? और अब ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आइंदा का क्या आपका लाया अमल है? क्या आप वाकई रिजाइन करेंगे? जिन्होंने रोका उनको आप अब बताएं कि भाई अब एनफ इज एनफ, अब तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया, या फिर उस्मान साहब, अभी मजीद कोई इंतजार करेंगे? या मैंने रिजाइन उनकी वजारत उज़्मा संभालने के बाद किया था। अच्छा अच्छा। गालिबन उनको वज़ीर आज़म बने हुए मुझे उन्होंने इनवाइट भी किया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में। अच्छा। लेकिन मैं उन दिनों मुझे बुखार था और मैंने माजरत की थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी, ज़ाहिर है हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था कि हमारा मेंबर असेंबली जो हम जिसको हमने लीडर बनाया, तस्लीम किया, उसके लिए पता नहीं क्या कुछ किया अपनी कैपेसिटी में, वो जब वजारत उज़्मा वो संभाल रहे थे तो जाहिर है हमारा ख्वाब पूरा हो रहा था, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बुखार था और फिर उससे पहले उनका मेरा डिस्कनेक्शन भी हो गया था। और मैंने उनके वज़ीर आज़म बनने के 4 या 5 दिन के बाद रिजाइन भेज दिया था। और इसमें कोई पर्दे की बात नहीं है, आपने चूंकि पूछ लिया तो चौधरी अनवारुल हक साहब जो स्पीकर हैं कानून साज असेंबली के, वो एक बहुत क्रेडिबल इंसान है और मेरे लिए ज़ाती हैसियत में मेरे बड़े भाइयों की तरह उनके साथ मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है। उनके वालिद साहब के साथ भी हमने बतौर वर्कर चौधरी सोबत साहब के साथ भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सीन के दौरान जो हमने काम किया, तो मुझे उन्होंने हुक्म दिया था कि आप इसको पब्लिक ना करें। तो मैंने चौधरी अनवारुल हक साहब के कहने पे वो रिजाइन पब्लिक नहीं किया था, लेकिन वो मौजूद है, वो सरदार साहब को मैंने बराह रास्त भेजा हुआ है और उन्होंने मुझे इसका जवाब तो कोई नहीं दिया। लेकिन ज़ाहिर है अब कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं बनती, जो हालात हो गए जिस तरफ हम जा रहे हैं, कि ज़ाहिर है मेरा और उनका अब साथ चलना तो ज़ाहिर रहा ही नहीं, तो अब ज़ाहिर है हमारी राहें तकरीबन जुदा हो चुकी है। हो सकता है लग रहे हम तो, हमारी तो अभी ख्वाहिश है कि आप जैसा सियासी कारकुन उनके साथ रहे और उनको एक अच्छे मुदब्बराना मशवरे दे। उनको ज़रूरत है ऐसे मशवरों की, ऐसे साथियों की ज़रूरत है जो उनके फ्रंट लाइन साथियों। बाज़ औक़ात हो जाता है कोई बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हो सकता है कि आपके खिलाफ ऐसी साजिश की गई हो, आपका मौक़िफ़ शायद वो सुन ना सके हों अच्छे तरीके से, या आपका मौक़िफ़ जो है वो पहचानने में कुछ उनको गलती हो गई हो, तो हो सकता है कि वो अब शायद जब उनको पता चले कि वाकई इम्तियाज़ ताहिर जो है वो उनका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त था। और बाज़ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं चलती हैं, वक्त के साथ साथ पता चल जाती है। तो क्या पता आने वाले दिनों में आप और तनवीर इलियास साहब दोबारा एक हो जाएं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आप दोबारा मिल के चलें, उसी तरह चलें जिस तरह लोगों से आपने वादे किए इलेक्शन के दौरान, इंतखाबी अमल के दौरान, और वो वादे पूरे हों, वो ख्वाब सच्चे हों। और आपकी भी एक बड़ी जदोजहद है सियासी ज़िंदगी में, आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो सियासत की नज़र की, और तमाम जो सूरत हाल है हम तो ये ख्वाहिश करेंगे कि कोई मामला बन पाएँ। तो अब आप मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका रिज़ाइन था वो बज़ाहिर अभी तक एक्सेप्ट तो खैर नहीं किया गया है, तो क्या मज़ीद आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इस जमात के साथ, या आपने सियासी ज़िंदगी के हवाले से आइंदा को लाए अमल आपने अपने ज़हन में कुछ सोच रखा है? बिल्कुल सोचते हैं जी, और मैंने आपसे अर्ज की कि सियासी कारकुन जो है वो अपना रास्ता बनाता है, और हम कोई उस तरह के सरमायादार नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमको बहुत बड़े अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक अदना सियासी कारकुन हूँ और मेरी छोटी सी एक कैपेसिटी है और छोटी सी एक दुनिया है। तो हम ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और पुंछ के अंदर हैं, बाग के अंदर हैं, गरबी शर्की और वस्ती के अंदर है, और वस्ती बाग के अंदर हमारी ज़ाहिर एक टीम है जिन्होंने हमने मिलके इतना बड़ा फैसला लिया था। और मेरी तरह हर शख्स ने अपने कबीले में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तों में गालियां खाई थी उस वक्त। सरदार साहब की मदद करना कोई आसान काम नहीं था। मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जब मैंने तनवीर इलियास साहब को ज्वाइन किया, पता नहीं आप वहाँ पे थे कि नहीं थे, तो उस रात जो है वो मेरी फैमिली ने, मेरी हमशीरा ने मुझे सऊदी अरब से फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी आपने क्या कर दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको इतनी गालियां पड़ रही हैं। नहीं, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, मैं उधर ही था। चुताई साहब भी थे और चुताई साहब के साथ मेरी बड़ी लंबी नशिस्त भी हुई थी। बहुत क्रेडिबल और बहुत जबरदस्त इंसान थे और बड़ा मजा हुआ नाम था एक सियासत का। उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीजों की गारंटी दी थी और नहीं हो सका। रही बात इसकी कि हम चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, देखिए
हम इतने ना गैर सियासी हैं और ना हम इतने बेवकूफ़ हैं कि एक शख्स को हमने इतनी मुशक्क़त करके मेंबर असम्बली बनवाया और उसमें हमारा आटे में नमक के बराबर ही सही लेकिन एक रोल है। और आप अंदाजा नहीं कर सकते राय साहब के लोगों की कितनी कॉल्स होती हैं, कितने छोटे छोटे काम होते हैं। अगर अपोजिशन में हम होते और हुकूमत किसी और की होती तो मैं जाती हैसियत में शायद इंतजामिया को कोई अपने जाती ताल्लुक की बुनियाद पे कोई फोन करके कोई काम कहता तो हो सकता था, लेकिन इस अपनी हुकूमत में और मेरे अपने लीडर के वज़ीर आज़म बनने के बावजूद हम इस वक्त मैं जाती तौर पे एक काम नहीं करवा सका। और हमारे इलाके में जो है वो बिल्कुल मियां रबी के साथ जो है वो मसावी तकसीम नहीं हुई और जिसपे लोग बहुत सरापा एहतजाज हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम तो नहीं जानते थे उन्हें, तो आपने बड़ा दावा किया था। मैं चूंकि हर ग्रुप को, हर फैमिली को, हर शख्स को जाती तौर पे सरदार साहब के साथ फोन पे बात करवाता था। फिर मुझे याद है कि शिमाली बाग के दौरे पे आप भी हमारे साथ थे, बहुत सारे आपके साथ बड़े ऑनरेबल जर्नलिस्ट भी थे और हमने किस तरह लोगों के साथ जो है वो हमने उनसे बात की और कितनी मुश्किल हालात में उनसे हमने वोट लिए। तो आज जाहिर है वो लोग सरापा एहतजाज हैं, वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। लोगों का ख्याल है कि शायद हमने पैसे लिए और हमने बहुत बड़ा जो है वो डील करके सरदार साहब के साथ आए और अब इसलिए चुप हैं कि हमने पैसे खुदा न खास्ता खाए हुए हैं। तो यकीन जानिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा मेंशन कर दिया। मैं अपने लोगों से उस्मान साहब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब वो हम पे एतमाद रखें और जो भी हमारे चाहने वाले हैं कि मैं ही नहीं, हमारे जो 5-10 बड़े किरदार थे वस्ती हल्के में जो डिफरेंट ट्राइब के साथ उनका ताल्लुक है कि हम बेकसूर भी हैं और हम बेबस भी हैं और कुछ बातें हम नहीं कर सकते चूंकि अदब का तकाजा है। और जब 4 दिन आपने किसी के साथ वक्त गुजारा हो तो उसका लिहाज रखना चाहिए। ये खानदानी होने की बुनियादी मैं समझता हूँ कि क्वालिफिकेशन है। और सरदार साहब मुझे याद है कि बहुत कहा करते थे ये बात कि हम ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि अगर चाय का कप पी लें तो हम उसकी लाज रखते हैं और बहुत देर तक। और वो हमेशा हमें बर्दाश्त का जो है वो लेक्चर भी देते थे और हमें अच्छा लगता था। लेकिन मुझे कहा गया कि मतलब मुझे जो बताया गया कि प्राइम साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत जज्बाती हूँ और हमारे अंदर बचपना है और हम बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाब वज़ीर आज़म कितने एक उनके अंदर बर्दाश्त है, वो सारी चीजें जो है ना वो मीडिया के जरिए हमारे पास पहुंच रही हैं जिसपे हमें अफसोस भी होता है। और रही बात मुस्तकबिल के फैसले की, तो मैंने आपसे अर्ज की कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मरकज से लेके वस्ती तक यानी आज़ाद कश्मीर पूरे में छोटी सी एक दुनिया है, तो हम मिल के फैसला करेंगे इंशाल्लाह। और चूंकि पार्टी प्रेसिडेंट भी सरदार साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, तो उनके आगे तो है केस, वो क्या फैसला करते हैं या क्या कर चुके हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पे ऑनेस्टली आपको बताऊं कि वो जिसको कहते हैं ना दिल बुझ जाना, तो मेरा इतना दिल बुझा हुआ है और मेरा मजाज भी ऐसा है। और सियासत में बहुत सारी नाकामियों में से एक ये भी नाकामी है कि हम लीडर के साथ बाज़ को इश्क शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि फिर इश्क जब नाकाम हो तो फिर जो है ना महबूब से जो है ना बंदा किनारा ही कर लेता है। तो मेरा मजाज और मेरी आदत व अतवार ऐसी है कि मेरा तनवीर इलियास साहब के साथ चलना अब शायद मुश्किल हो गया है। और मैं शायद हमारी दुआ है कि आपका जो इश्क था तनवीर इलियास साहब से, आपने जो मोहब्बत की थी टूट के, अल्लाह करे वो कायम मुदायम रहे। और तनवीर इलियास साहब को इस प्रोग्राम के जरिए भी हमारा ये मैसेज है कि काइंडली अपने जो साथी हैं, जो उनके मुखलिस लोग हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन में किरदार अदा किया है, हो सकता है बाज़ औक़ात एक घर में भी जो है वो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, बाज़ औक़ात गलतफहमियों की बुनियाद पे बड़े बड़े गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन वक्त के ऊपर अगर उन गलतफहमियों को दूर किया जाए तो मेरे ख्याल से वो जो है वो सारा पिछले किए किराए के ऊपर वो उसके लिए बेहतर होगा। तो अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे राजा इम्तियाज साहब के आइंदा भी बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से कुछ आपके प्लान्स हैं या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, जाती तौर पे तो मेरा कोई प्लान इस तरह का नहीं है, मुझे लोगों ने कहा भी है, लेकिन मेरा मजाज ही नहीं है इलेक्शन पॉलिटिक्स का। और मैंने आपसे अर्ज की ना कि वो दिल ही टूट गया कि आप इसके साथ चल रहे थे तनवीर इलियास साहब की मतलब सरदार साहब के साथ जब थे तो वो
कहते अगर तो हम जाती तौर पे भी मैं प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि मेरा ख्याल ये है कि बल्दियाती इलेक्शन मैं अभी ये समझता हूँ कि 50-50 अभी मेरी एक साहब के साथ टेलीफोनिक बात हुई, तो मुझे तो अब भी खदशा है कि जो पाकिस्तान की भी सूरत हाल बनती जा रही है, जो सैलाब की, और जिस तरह से हमारे अदारे भी जो है मसरूफ हो गए, फौज, रेंजर, सारे पुलिस सब मसरूफ हो रही है, तो अल्लाह खैर करे। आज़ाद कश्मीर में भी बाज़ जगहों पे, नीलम में बहुत जो है वो तबाही होने जा रही है, अभी बारिशें अल्लाह करे रुक जाएं। तो फिर नवंबर का जो महीना रखा गया है, नवंबर में नीलम में, पुंछ में और हवेली में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और फिर जो हाई कोर्ट ने जो फैसले किए हैं, जो कलअदम उन्होंने करार दिए हैं, जो यूनियन काउंसिल्स कोई 40 के लगभग, तो उनके ऊपर फैसला होना है। वो कितना जल्दी होता है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए टाइम चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने कुछ अपनी इस्लाहत करनी है, अभी हल्का बंदियों के, तनासब के मुख्तलिफ इशूज हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो जो टाइम दिया गया इस पे, वो शायद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इनको मजीद मोहलत दे दे। लेकिन अगर टाइम पे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए, हमारी जरूरत है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तलबा सियासत और बल्दियाती सियासत जो है वो ना होने की वजह से हमारी मरकजी मैन लीडरशिप जो है वो कम होती जा रही है, बल्कि ना होने के बराबर रहेगी। ये जो आज भी जितने भी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनमें अक्सरियत ऐसी है जो स्टूडेंट लीडर रहे हैं, जिन्होंने जो बीडी मेंबर से जिन्होंने शुरू किया है, और उसकी वजह से आप देखें कितना पॉलिटिक्स में हमें जो है वो एक फायदा हो रहा है। तो ये बहुत बुनियादी खेती है, बुनियादी दरसगाह है, ये होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन इस कंडीशन में होते हैं तो मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं कोई तंज की बात नहीं करना चाहता, मैं खुद उसका हिस्सा हूं, मैं भी पार्टी में हूं जाहिर है, लेकिन हमारी पार्टी की अभी कोई मनसूबाबंदी मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही। हमारा पार्लिमानी बोर्ड ही नहीं है। सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि मनसूबाबंदी किसी ने भी नहीं की है। चले बाकियों का तो हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का अभी पार्लिमानी बोर्ड भी मार्ज वजूद में नहीं आया। और सुना था मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैंने एक स्टेटमेंट देखी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मरकज पे जो है वो बनाना चाहते हैं, और उसके बाद फैसला करेंगे, और वो कर देना चाहिए, टिकट का फैसला कर देना चाहिए, जाके लोग अपनी अपनी जगहों पे जाके अपनी कैंपेन शुरू करें। मेरी ख्वाहिश है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। हमारी दुआ है रजा इम्तियाज ताहिर साहब कि आपका जो मोहब्बत का रिश्ता था वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब से, वो अल्लाह करे वो किसी सूरत बहाल हो, और वो जो गलतफहमियां पैदा हुई थी अल्लाह करे वो दूर हों, और आप जो इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन मार्केट में उनके फ्रंट लाइन साथी थे, जो लोगों से वादे हुए, अल्लाह करे वो पूरे हों। रजा इम्तियाज ताहिर साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा एक और प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से जो चंद अहम दिन आने वाले हैं उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।